Hello students. So today's video is going to be for the students who are going to appear for the exam MEHCET के लिए जो लोग appear करने जा रहे हैं and ये preparation video है. There are going to be 15 to 16 questions जो हम आज discuss करेंगे जिसके बारे में आपको एक idea लगेगा that किस तरीके के questions आपको exam में face करने को मिलेंगे and थोड़ा सा preparation भी हो जाएगी आपकी. So let's begin with the revision. एक sort of revision समझ लीजिए इसको अपने एग्जाम से पहले थोड़ी सी तैयारी करने के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज टू इंसर्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन. आपको एक सही प्रेपोजिशन को इंसर्ट करना है. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो. मैं साथ साथ में आपको पूरा एनालिसिस इसका बताऊंगी. आई विल टेल यू कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. जैसे आपने मेरे बाकी वीडियोस देखे हैं बिल्कुल उसी तरीके से वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. तो एक सेंटेंस आपके सामने है जिसमें आपको चूज करना है. शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग डैश ट्राइफल्स. ये थोड़ा सा स्पेलिंग में डबल एल आएगा. शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग डैश ट्राइफल्स. पहले तो ट्राइफल्स का मीनिंग क्या होता है? ट्राइफल्स का मीनिंग होता है कोई भी सिचुएशन दैट इज़ समथिंग ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस. ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस की नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ट्राइफल. कोई भी छोटी सी चीज़ है और उसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सो क्वारल कर रहे हैं. वैसे तो अगर आपने इस स्टेटमेंट को कहीं पे पढ़ा हो तो इसके साथ सिर्फ एक प्रेपोजिशन जाता है. बट बिकॉज मैंने आपसे बोला कि हम थोड़ा सा एनालिसिस भी कर देंगे सो दैट अगर ये क्वारल आपको किसी और स्टेटमेंट में एग्जाम में या कहीं पर मिले तो आप उसके साथ के भी प्रेपोजिशंस को कर पाएं. सो अगर मैं चाहूँ तो आपको सिर्फ ट्राइफल्स के साथ बता सकते हो और बहुत ही इजीली हम आंसर कर देंगे. बट बिकॉज हमारा पर्पस कुछ और है और वो डिफीट हो जाएगा. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्वारल के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशंस लगते हैं. क्वारल जो है उसके साथ आपको 60-65% जो प्रेपोजिशन लगा हुआ मिलेगा विच इज विद लगा हुआ बहुत ज़्यादा मिलता है जब आप किसी के साथ क्वारल कर रहे होते हैं. सो यू क्वारल विद समबडी. आप अगर किसी चीज़ पर क्वारल कर रहे हैं सो यू क्वारल ओवर समथिंग, यू क्वारल अबाउट समथिंग. आप ओवर भी लगा सकते हैं, आप अबाउट भी लगा सकते हैं. अगर दो लोग आपस में या 2-3 लोग मिल करके आपस में झगड़ा कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर तो क्वारल अमंग हो सकता है. 2-3 दे आर क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स. अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है तो बिटवीन भी लगाया जा सकता है. अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर्टी के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो रहा है सो क्वारल फॉर भी हो सकता है कोई एक चीज़. देन अगर आप अच्छा सोच के देखिए कि उनका जो झगड़ा चला वो 30 मिनट्स तक चल रहा था. सो दे वर क्वारलिंग. ये जो टाइम बताते हैं हम तो उसके लिए भी आप फॉर लगा सकते हैं. सो क्वारल जो था दैट वाज फॉर 30 मिनट्स, फॉर 35 मिनट्स. तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि टाइम के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. Wherever you find a phrase, कभी अगर कहीं पर आपको फ्रेज मिले that he picked a fight या he picked a quarrel तो उसका भी मतलब सेम ही होता है कि उसने जो है फाइट पिक करी या क्वारल पिक किया और उसके साथ भी जो प्रेपोजिशन यूज होता है दैट इज विद ही यूज किया जाएगा. तो मैंने आपको वो प्रेपोजिशंस बताए हैं जो क्वारल के साथ लगते हैं. नाउ अब हम वो डिस्कस करते हैं कि जब ट्राइफल के साथ में यूज होता है तो ज़्यादातर करके जो प्रेपोजिशन आपको हर स्टेटमेंट में मिलेगा दैट इज ओवर. वो ओवर सबसे ज़्यादा मिलता है. सो आंसर तो आपके सामने आ गया है दैट क्वारल ओवर ट्राइफल्स होगा. शी इज़ इन द हैबिट ऑफ क्वारलिंग ओवर ट्राइफल्स. सो जो आंसर होगा वो होगा ओवर. बट इफ़ यू सी दी ऑप्शन, इफ़ यू नो गो थ्रू दी ऑप्शंस तो ऑप्शंस में आपको विद भी मिल रहा है. बट क्योंकि ट्राइफल्स कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ आप विद लगा सकें, ऑन भी मिल रहा है और बिटवीन भी मिल रहा है. और बिटवीन कब लगता है ये हम सबको पता है कि प्रेपोजिशन जब भी कभी बिटवीन लगती है तो वो दो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है. कई बार कुछ कंडीशंस में वो 2 से 3 चीज़ों के लिए या लोगों के लिए भी यूज़ की जाती है. एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे. somebody यानी कि she is यहाँ पे लगा हुआ है. somebody is in the habit of के बाद में जो verb form यूज होगा बेटा वो जो होगा वो हमेशा verb का ing फॉर्म यूज होगा. तो अगर कभी स्टेटमेंट में एरर करेक्शन में आए और ये आए तो इन द हैबिट ऑफ के बाद में ing वाला वर्ब फॉर्म ही लगना चाहिए. ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिंग। करेक्ट फॉर्म भरिए, रिंग के वर्ब फॉर्म का करेक्ट फॉर्म भरिए। अब रिंग इज अ वर्ब, सबको पता है, रिंग एक वर्ब है, रिंग द बेल वाला रिंग। एक और रिंग होता है WRING, ये भी एक वर्ब होता है, लेकिन ये क्लोथ्स के साथ यूज किया जाता है, वो बेल के साथ यूज किया जाता है। सो रिंग द बेल एंड रिंग द क्लोथ्स। ये वाला जो बेल, ये वाला जो रिंग होता है, इसके वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं दे आर रिंग, रैंग, रंग। और जो इसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं रिंग, रंग, रंग। ठीक है, अगर बेल के लिए यूज किया जाएगा तो रिंग वाले फॉर्म्स लगेंगे विच आर रिंग, रैंग, रंग। और अगर कपड़ों को निचोड़ने के लिए यूज किया जाएगा जिसका मतलब होता है रिंग, WRING, तो उसके होंगे रिंग, रंग, रंग। यहाँ पे हमारे लिए इजी है, रिंग वाला फॉर्म है। अब हमको वर्ब फॉर्म फिल करने के लिए वी शुड नो द टेंसेज ऑल्सो, हमें टेंसेज भी पता होने चाहिए। और ये मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये आ चुका है इस तरीके का। और मैंने कई बार आपसे बोला है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं उसमें फॉर और सिंस वाला आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाए। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 15 मिनट्स, इतने समय से। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये वाला जो टेंस होता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वर्ब लगता है वो कौन सा लगता है? हैज बीन प्लस ING वाला वर्ब फॉर्म, या फिर हैव बीन अगर प्रेजेंट में है तो, और अगर पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो लगेगा हैड बीन, और अगर फ्यूचर वाला होगा तो विल हैव के साथ में बीन लगा के ING लगेगा। ये तो हो गया टेंस की बात। ये वाला टेंस का मतलब क्या होता है? इस टेंस का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर काम इतने समय से चल रहा है, उसके लिए लगाया जाता है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वो काम थोड़ा हो भी चुका है इसलिए परफेक्ट, और वो कंटिन्यूएशन में भी है इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है इसको। तो अब मैंने तो आपको आंसर बता दिया है, आई डैश द बेल, क्योंकि मैं लास्ट 15 मिनट्स से बेल बजा रहा था तो उसके लिए यूज किया जाएगा बेल बजा रहा हूं या बेल बजा रहा था। आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो आई रिंग द बेल तो बिल्कुल हो नहीं सकता है, सो वी आर नॉट चूजिंग दिस ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आई हैव बीन रिंगिंग द बेल, जिसमें बीन भी लगा है और ING भी लगा हुआ है। देन वी हैव आई हैव रंग द बेल, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में फिट नहीं बैठ रहा है। और लास्ट हमारे पास है रैंग द बेल, जो कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे द आंसर विल बी आई हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर द लास्ट 15 मिनट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड कर देते हैं, या वर्ब भी सही है, वर्ड भी सही है। ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। ईदर ऑफ दीज मेथड्स डैश गुड। अब ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर और तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, ईदर और नीदर नॉर, इसका प्रोनाउंसिएशन आइदर और नाइदर नॉर भी हो सकता है। सो ईदर और का मीनिंग क्या होता है? या तो ये या तो वो, इस तरीके से। और ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ दीज मेथड्स का मतलब क्या होता है? अब इससे भी आप दो चीज़ें सीख लीजिए। पहले तो वन ऑफ द वाला रूल अप्लाई होता है, जैसे वन ऑफ द के बाद में आपको प्लूरल लगाना होता है, वैसे ही ईदर ऑफ दीज के बाद में आप मेथड नहीं लगाएंगे, आप मेथड्स लगाएंगे। ईदर ऑफ दीज ही लगाएंगे, ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में चलेगा। ईदर का मतलब वैसे है दिस वन और दैट वन, बट नॉट बोथ, ठीक है, या तो ये या तो वो। ये तो हो गया ईदर का, जिसमें आप ईदर यूज करते हैं या फिर ईदर और यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग है उसका मीनिंग है ईदर ऑफ दीज मेथड्स। तो इन मेथड्स में से, ये मेथड है, ये मेथड है, इन मेथड्स में से कोई एक, ईदर कोई एक मेथड सही है, अच्छा है। अगर आपको हिंदी समझ में आ गई है इसकी, तो आपको इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ में आ गया होगा।
क्योंकि कोई एक मेथड की बात हो रही है, सिर्फ लिखने का तरीका ये है। लिखने का तरीका होगा प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि दोनों की बात हो रही है और उनमें से कोई एक की बात हो रही है जिसके लिए आपने ईदर यूज किया है। और जब फिल करने की बात आएगी तो जो वर्ब फॉर्म फिल होगा वो क्योंकि एक की बात हो रही है उसके हिसाब से फिल होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी ईदर ऑफ दीज मेथड्स इज गुड। एम गुड तो हो नहीं सकता है, वर गुड और आर गुड दोनों प्लूरल हैं, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज गुड, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके ये वाला जो ऑप्शन है इस वाला, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Either of these methods is good. Next देखते हैं। चलिए नेक्स्ट भी एक preposition वाला क्वेश्चन है। Fill in the blank with the suitable preposition. You should pay attention dash what he says. बहुत ही ईजी सी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट मिले, सो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपको प्रेपोजिशंस आनी इम्पॉर्टेंट है, और जो डे टू डे लैंग्वेज में प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं वो भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। जिसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं हमेशा क्वेश्चन पेपर में आपको उसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो सके। सो यू शुड पे अटेंशन। पे अटेंशन के बाद क्या यूज़ होता है? पे अटेंशन के बाद सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन यूज़ होती है, विच इज़ यू शुड पे अटेंशन टू। एक सेकेंड, टू इसका करेक्ट आंसर होगा। यू शुड पे अटेंशन विद नहीं हो सकता, यू शुड पे अटेंशन ऑन नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, ठीक है। पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the given word। यानी कि एक तरीके से हमको सिनोनिम ही ढूंढना है इसका। तो हमारे पास 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, और चारों में से हमें ये देखना है कि कौन सा जो है वो स्कैरसिटी के मीनिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। स्कैरसिटी का मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, स्कैरसिटी होना। सो स्कैरसिटी के ऑप्शंस जो मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं ऑपुलेंस, मिरियड, प्लेथरा और डर्थ। आई सपोज बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल भी गया होगा, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनके मीनिंग्स होते क्या है। तो थोड़ा सा मीनिंग में देखते हैं। स्कैरसिटी का मतलब है स्मॉल एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की स्कैरसिटी होना यानी कि कमी होना किसी चीज़ की। कोई भी चीज़ जो छोटे अमाउंट में या इनएडिक्वेट सप्लाई है जिस चीज़ की, तो उसकी स्कैरसिटी हो जाती है। ऑपुलेंस ऑप्शन था सबसे पहला। सो ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्थ, रिचेस, अबंडेंस या प्लेंटी, उसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। ऑपुलेंस का मतलब है कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में आपके पास अवेलेबल है, लग्जूरियस लाइफ आप जी रहे हैं। रिचेस है, बहुत सारी वेल्थ है, तो उसको ऑपुलेंस बोला जाता है। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास है, प्लेंटी ऑफ समथिंग है, सो वो हो गया ऑपुलेंस। मिरियड का मतलब होता है अ लॉट ऑफ समथिंग, मतलब सेम है, सिमिलर वर्ड है। अ लॉट ऑफ समथिंग इतना कि वो काउंटलेस है, इनफाइनाइट है। तो आपके पास कोई भी चीज़ काउंटलेस है, बहुत सारी है, तो आपके पास चॉइसेस हैं और वो बहुत सारी हैं, सो यू हैव अ मिरियड ऑफ चॉइसेस। कोई किसी जगह पे कोई इंसेक्ट हो गया है, कोई बग्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई है, वो बहुत सारी है, तो मिरियड है, ठीक है। तो मिरियड का मतलब है काउंटलेस है, इनफाइनाइट है। ये वाला जो वर्ड है मिरियड, ये MYRIOI एक वर्ड है, मिरियोय, जो ग्रीक वर्ड है, उससे बना हुआ ये वर्ड है, जिसका मतलब होता है 10,000। अब कभी अगर आपको कहीं पर मिरियड का जो मीनिंग है वो 10,000 के कॉन्टेक्स्ट में मिले, अर्लियर इट वॉज यूज्ड, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो उसी तरीके से है, इसलिए पहले इसको 10,000 के लिए यूज़ किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। देयर आर सम वर्ड्स जो शेक्सपियर के टाइम के हैं, लेकिन उनको अगर अभी भी यूज़ कर दिया जाए तो उसका मीनिंग गलत नहीं होगा। बट येस, थोड़े से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको अब हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है दैट दीज वर्ड्स आर आउटडेटेड, यूज़ नहीं होते, बट उनका मीनिंग गलत नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं बात करूँ
गॉटन की, गेट गॉट सॉरी मैं बात करूँ लेट्स से फॉरगेट की, सो फॉरगेट के जो फॉर्म्स होते हैं वो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है, ठीक है। अब हम जो यूज़ करते हैं वो हम फॉरगेट, फॉरगॉट और फॉरगॉट यूज़ कर देते हैं और गॉटन को हटा देते हैं। बट अगर कोई गॉटन लिख दे, फॉरगॉटन लिख दे, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। सो सम वर्ड्स आर देयर, दे आर नॉट रॉन्ग बट दे आर जस्ट आउटडेटेड नाउ, ठीक है। तो उसी तरीके से ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग 10,000 है और 10,000 के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे यूज किया जा सकता है, बट नाउ इट इज बीइंग यूज्ड इस कॉन्टेक्स्ट में कि देयर इज अ लॉट ऑफ समथिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं एक और वर्ड पे विच इज प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है अगेन एबंडेंस या एक्सेस ऑफ समथिंग। तो आपके पास जो चारों ऑप्शंस है, स्कैरसिटी का मतलब है कमी होना किसी चीज की। ना यू हैव टू चूज एन ऑप्शन जो कि बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आपको सिनोनिम ढूंढना है। एंड कमी वाला जो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है वो इसमें से कौन सा है? स्कैरसिटी के लिए प्लेथोरा नहीं है, प्लेथोरा का मतलब एबंडेंस है। ऑपुलेंस नहीं है क्योंकि ऑपुलेंस का मतलब वेल्थ, रिचेस है। मिरियड नहीं है क्योंकि उसका भी मतलब अ लॉट ऑफ समथिंग है। एंड यू आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन विच इज डर्थ। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि स्कैरसिटी का जो सिनोनिम होता है दैट इज डर्थ। डर्थ होना किसी चीज़ की DEARTH या फिर स्कैरसिटी होना किसी चीज़ की, उसका मतलब एक ही होता है। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द आंसर मतलब। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब ये एक फ्रेज है जिसका आपको बेस्ट सब्सटीट्यूट ढूंढना है। बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है जिसके लिए आपको एक परफेक्ट वर्ड ढूंढना है। लेट्स इसको इस तरीके से बताते हैं कि ये आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके लिए आपको एक परफेक्ट वर्ड ढूंढना है कि इसके लिए कौन सा वर्ड आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, बेसिकली आप किसी काम को करने से रोक दें। सीज कर देना का मतलब भी सीज फायर जैसे बोला जाता है, टू स्टॉप। एब्सटेन करने का मतलब भी सेम होता है, अपने आप को किसी चीज से रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। अब इसका आपको सब्सटीट्यूट ढूंढना है तो आपको इन चारों वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एंड्योर करना, डेजिस्ट करना, परसिवियर करना और डिसमे करना। तो पहले इनके मीनिंग्स जान लेते हैं एंड देन हम वापस आएंगे इसके मीनिंग पर। एंड्योर का मतलब होता है एंड्योरेंस, आपके अंदर कितनी एंड्योरेंस है उसी से वर्ड बना हुआ है। सो एंड्योर का मतलब होता है टू बेयर, टॉलरेट करना, बेयर करना, टू एक्सपीरियंस और डील विथ समथिंग दैट इज पेनफुल और अनप्लेजेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो पेनफुल है, जो अनप्लेजेंट सी है, उसको ही आप बेयर करें तो उसी को बोलते हैं कि आपके अंदर कितनी एंड्योरेंस है, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग होता है विच इज़ टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज़ जो बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू करे, एग्जिस्ट करे, उसके लिए भी एंड्योर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड था डिजिस्ट करना। डेजिस्ट भी वर्ब है, एंड्योर भी वर्ब है, परसिवियर भी वर्ब है। सो डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप या सीज। डेजिस्ट के लिए एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे। कभी भी कोई लीगल ऑर्डर पास किया जाता है और बोला जाता है सीज एंड डेजिस्ट, जिसके दोनों के मीनिंग सेम है। सीज का मतलब भी होता है स्टॉप करना और डेजिस्ट का मतलब भी होता है स्टॉप करना। दोनों वर्ड्स, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि दो वर्ड्स आप एक जैसे यूज़ नहीं कर सकते, बट कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जैसे बैग एंड बैगेज, उसी तरीके से वैसे ही सीज एंड डेजिस्ट। तो अगर सीज एंड डेजिस्ट बोला जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हॉल्ट पे आ गई, मतलब रुक गई, ठीक है। तो सीज एंड डेजिस्ट। और डेजिस्ट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना या सीज करना। हो सकता है आपको किसी सेंटेंस में अगर आपको प्रेपोजिशन यूज़ करनी हो या कहीं पे ये वर्ड यूज़ करना हो तो आपको मिले डेजिस्ट फ्रॉम और साथ में आपको कोई वर्ब लगाना हो तो आप उसका ING लगाएंगे। वाई एम आई टेलिंग दिस, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप कोई स्टेटमेंट देखें और आपको डेजिस्ट मिले, जैसे मैंने इन द हैबिट ऑफ बताया था, उसी तरीके से अगर आपको डेजिस्ट मिल रहा है तो डेजिस्ट के साथ आप फ्रॉम लगाएंगे और फ्रॉम के बाद वर्ब का ING फॉर्म होता है। अगर ये सेंटेंस करेक्शन में आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम के बाद ING लगा है कि नहीं लगा है। अगर ये प्रेपोजिशन के फॉर्म में आ जाए डेजिस्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेपोजिशन लग सकती है, विच इज़ फ्रॉम। अगर मीनिंग में आ जाए तो आपको अब डेजिस्ट का मीनिंग भी पता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ें, समझें, तो हमें एटलीस्ट इतना
कंटेंट उसका पढ़ना चाहिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया है उस वर्ड के बारे में तो आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है डेजिस्ट का मीनिंग। अब करते हैं परसिवियर करना। परसिवियर करना मतलब दृढ़ता से चलते जाना, परसिस्टेंट रहना, टू रिफ्यूज टू स्टॉप, आप बिल्कुल मना कर दें, आप स्टॉप नहीं हो रहे। नाउ डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है डिस्करेज करना किसी को, डिस्करेजमेंट या फिर डिसहार्टनमेंट हो सकता है। सो उसका मतलब होता है डिस्मे। नाउ वापस आते क्वेश्चन पे। दिस वॉज अ ब्रीफ कि ये मीनिंग्स होते हैं। अब आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है सीज या एब्सटेन का, आपके सामने है। एंड्योर इज एक्सपीरियंस करना या बेयर करना किसी चीज़ को। डेजिस्ट का मतलब है टू स्टॉप या सीज। परसिवियर का मीनिंग दूसरा है, डिस्मे का भी मीनिंग दूसरा है। तो टू स्टॉप डूइंग समथिंग इज टू डेजिस्ट। तो आपको ये वर्ड तो पता ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज की जो मैंने क्वेश्चंस की जो लिस्ट बनाई है उसमें मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस रखे हैं, जिसमें मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी डिस्कस किए हैं। आई हैव गिवन यू वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, आई हैव गिवन यू मिसस्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन, प्रेपोजिशन वाला, सेंटेंस करेक्शन वाला। थोड़े से एक अरेंजमेंट क्या है इस तरीके का कि आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो कुछ इस तरीके का मैं प्रोवाइड कर सकूं और हम डिस्कस कर सके, जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं, सो दैट इट हेल्प्स यू जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली दिस इज जस्ट इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज़ फॉर कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे, देखिए कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो रूल्स हैं वो रिवाइज हो जाए। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टेंस रिवाइज करना है या कुछ ऐसा है तो अब हम पूरे टेंसेस नहीं पढ़ सकते हैं, नाउ इतना टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। सो फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड्स हैं डेफर्ड, डिसाइफर, फेमिश्ड और ग्लॉकोमा। ये वर्ड्स हैं। अगर आपको इनके मीनिंग्स पता है तो आपको इसकी स्पेलिंग्स भी पता होंगी। कई बार मीनिंग पता होता है, स्पेलिंग्स भी गलत हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। सो चलिए पहला वर्ड देखते हैं। पहले वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफर इज अ वर्ड, लेकिन जब इसमें ये जो ईडी लगा है बेटा, इसमें जब ईडी लगेगा तो इसमें डबल आर हो जाएगा। बस यही एक एरर है इस पर्टिकुलर वर्ड में, ठीक है। सो जब डिफर्ड लिखा जाएगा ना तो इसमें आर ईडी हो जाएगा। डिसाइफर जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है DECIPH के साथ में होती है। फेमिश्ड का मतलब अगर आपको पता हो तो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो सिंगल एम के साथ में होती है। और ये वाला जो वर्ड है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ग्लूकोमा, अब उसकी स्पेलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वेदर इट इज GLU जैसे ग्लूकोज ग्लूकोमा होता है या फिर वो ग्लॉकोमा होता है। थोड़ा सा अब इसके मीनिंग्स देखते हैं। डिफर का मतलब होता है टू पुट समथिंग ऑफ, ये भी एक फ्रेज है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुट समथिंग ऑफ का मतलब प्रोक्रास्टिनेट करना या पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए रोक देना, उसको बोलते हैं पुट समथिंग ऑफ, डिफर करना। डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना। फेमिश्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा जो है वो फेमिश्ड होता है। और ग्लूकोमा एक आई रिलेटेड एक कंडीशन होती है, डिजीज़ भी नहीं कंडीशन होती है, जिसका पॉसिबली ग्लूकोमा एक वो कंडीशन है जब बहुत ज़्यादा आपको ब्लर्ड विजन हो जाता है और बाद में जाके आपकी आईसाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोमा वाली कंडीशन। हिंदी में उसको ग्लूकोमा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ग्लॉकोमा बोलते हैं। ओके, सो ग्लॉकोमा की स्पेलिंग करेक्ट है बिल्कुल, एंड इट इज़ GLAUCOMA। तो ये स्पेलिंग करेक्ट है। बाकी तीनों के मैंने आपको करेक्ट स्पेलिंग्स और मीनिंग्स भी बताए हैं, सो कीप दैट ऑल्सो इन माइंड। नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको सही वर्ड फिल करना है। अब ये वाला जो फिलर है जिसको आपको फिल करना है, सिंगल फिलर है, इसको जो फिल करना है वो आपको वोकैब के उससे फिल करना है। सो देयर आर 4 वोकैब वर्ड्स। फ्रीज है, इनहिबिट है, प्रोहिबिट है और इम्पीड है। स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट लॉज डैश द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम। तो समझ में तो आ रहा होगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेट लॉज जो है वो
कुछ करके जो अल्कोहलिक बेवरेजेस की जो सेल है स्टेडियम के अंदर उसको या तो रोक ही रहे हैं, ऑब्वियसली रोकने की बात की जा रही है। सो अब फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्रीज कर देना, समझते हैं। एक तो फ्रीज टेम्परेचर के हिसाब से हो गया, एंड देयर इज वन मोर फ्रीज जिसका मतलब होता है कि प्राइसेस को फिक्स कर देना, प्राइस ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, फ्रीज हो गया। ओके, तो लोग भी फ्रीज हो जाते हैं फॉर अ मोमेंट, उसका मतलब होता है फ्रीज हो जाना। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, सो इनहिबिट इज अ वर्ब। इनहिबिट का मतलब होता है टू हिंडर या स्लो डाउन अ प्रोसेस, एक तरीके से रुकावट, एक बाधा उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं इनहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब, प्रोहिबिट इज अ फॉर्मल टर्म, फॉर्मली यूज किया जाता है, और प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को, आपको पता भी होगा प्रोहिबिट बहुत जगह पे यूज होता है। सो प्रोहिबिट का मीनिंग होता है फॉरबिड समथिंग बाय लॉ। लॉ रूल बना के किसी पर्सन को, किसी चीज़ को रोकना, रोकथाम के लिए जो रूल बनाया जाता है, फॉरबिड करने के लिए, मना करते हैं कि ये काम आपको नहीं करता है, सो यू आर प्रोहिबिटेड। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एंटर करने के लिए आपको प्रोहिबिट कर दिया जाता है, आपको स्कूल के आसपास स्मोक करने से प्रोहिबिट कर दिया जाता है, तो उसको बोलता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड बाय लॉ आपने बहुत बार सुना होगा, सो वो वाला वर्ड है प्रोहिबिट। इम्पीड का मतलब होता है टू डिले, ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर, ये सेम है इनहिबिट करना या इम्पीड करना, सिनोनिम्स हो सकते हैं ये। हिंडर करना यानी किसी चीज़ को स्लो कर देना, कोई काम चल रहा है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं तो वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया, तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं, या फिर डिले कर रहे हैं उस काम को, तो मीनिंग सेम है इनहिबिट या इम्पीड के। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन पे। सो स्टेट लॉज हैं, वो अल्कोहलिक बेवरेजेस की सेल को क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, क्योंकि लॉज की बात हो रही है, प्रोहिबिट इज द राइट वर्ड। आइए नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बेस्ड है, एक्टिव पैसिव वॉइस सबको ही पता होगा, एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। नो वन रिस्पॉन्डेड टू राहुल्स क्वेरी। सो राहुल की क्वेरी को किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब इस पे डिस्कस करने के लिए लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कौन से टेंस का पार्ट है। ये रिस्पॉन्डेड है, रिस्पॉन्ड का सेकेंड फॉर्म होता है रिस्पॉन्डेड, तो ये पास्ट की बात की जा रही है, और ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी कभी पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो रिस्पॉन्डेड का कुछ तो पास्ट में लगा होगा, तो सबसे पहले वही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो राहुल्स क्वेरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये वाला राहुल्स क्वेरी है, ये इस साइड गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट इस साइड आएगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट जो है सबसे पहले आ जाता है। सो राहुल्स क्वेरी सबसे पहले। आप पास्ट का कोई वर्ड ढूंढते हैं तो इज नॉट बीइंग, तो ये वाला ऑप्शन काट देते हैं। अब हैज़ नॉट बीन है, ये वाला भी क्रॉस कर देते हैं। वी आर लेफ्ट विद नाउ टू ऑप्शंस, राहुल्स क्वेरी वॉज एंड राहुल्स क्वेरी हैड नॉट बीन। अब पास्ट इंडेफिनिट में बीन नहीं लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज ही लगता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट को जब भी आपको चेंज करना होगा तो आप वॉज या वर लगाकर चेंज करेंगे, और उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। सो राहुल की क्वेरी वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड आ गया। टू और बाय, अब मुझे ये बताइए कि ये जो टू और बाय साथ में यूज हुआ है, क्या ये सही यूज हुआ है? बिकॉज बाय तो हमें सबको पता है कि पैसिव वॉइस में बाय एजेंट, बाय समबडी लगाते हैं, लेकिन ये जो टू भी लगा हुआ है साथ में, क्या ये सही है? Yes, it is correct. This is the right answer. And ये टू बहुत ही ज़्यादा important भी है. ओके, ये टू इसलिए important है, कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनके साथ में वो preposition attach हो जाती है, और आप बिना उस preposition को use किए हुए नहीं सॉल्व कर सकते वो क्वेश्चन। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ वर्ब। ठीक है, तो रिस्पॉन्डेड के बाद अगर आप टू नहीं मिलता आपको अगर किसी भी आंसर में, तो वो रॉन्ग हो जाता। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको टू मिले आंसर में। सो राहुल्स क्वेरी वॉज नॉट रिस्पॉन्डेड टू बाय एनीवन। ठीक है, ये एक करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द राइट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग ईडियम या फ्रेज। आपको करेक्ट मीनिंग ढूंढना है इस पर्टिकुलर ईडियम का या फ्रेज का।
जो ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है वो है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अगर आप जानते हैं तो आप आंसर सही से भर पाएंगे। ओके, सो ऑप्शंस क्या है? नॉट एबल टू सी द ऑब्वियस ट्रूथ, हाइड द अगली ट्रूथ फ्रॉम समबडी, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, या स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली, ओवरलुक कर देना या निग्लेक्ट कर देना, इसके अदर वर्ड्स हो सकते हैं। मतलब आप देख कर भी जब आप अनदेखा कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझ करके इग्नोर कर देना। सो बेसिकली आपको कुछ दिख रहा है, आपको कोई एरर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है, बट यू टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। तो आपने जो ब्लाइंड आई टर्न की उसका मतलब होता है कि आपने प्रिटेंड किया कि आपने वो चीज़ को नोटिस ही नहीं किया। आपके सामने सामने गलत हो रहा था बट आपने प्रिटेंड किया दैट यू डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द राइट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग ईडियम या फ्रेज। हमने जब प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये चीज़ मेंशन की थी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश का पेपर। आप अगर गो थ्रू करेंगे, कुछ अच्छे सिनोनिम्स, अच्छे एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, थोड़े प्रेपोजिशंस जो डे टू डे के आते हैं, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। उसी तरीके से जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, मैंने आपसे ये भी बोला था लास्ट के वीडियो में कि कॉम्प्रिहेंशन जो है, अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, विच आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखें, चाहे वो निमसेट का देखें, चाहे आप MHCT का देखें, चाहे आप कोई और भी देखें, उसमें जो पेपर में पूछा जा रहा है वो कॉम्प्रिहेंशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहे। तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें, गिव इट अ ट्राई, ज़रूर से दीजिए और कोशिश करें कि आपके आंसर करेक्ट निकले। कोशिश करें, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट ओनली कम्स विद प्रेपरेशन। आपने जितनी प्रेपरेशन की होती है, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, उसी से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में आया है उसको आपको इग्नोर करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, स्किप कर देना है, या फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना है। एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स आपके अंदर से, आपको पता चल जाता है दैट यू नो द आंसर और यू डू नॉट नो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग कि आप थोड़ा ऐसा प्रेपरेशन कर सके सो दैट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, वो ही ट्राई करने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो चूज द राइट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग ईडियम। स्पिल द बीन्स, हमने बहुत जगह पे यू स्पिल्ड द बीन्स, तुमने बीन्स स्पिल कर दिया, उसका मतलब क्या होता है? बहुत इजी मतलब है, इसका मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील कर दिया सबके सामने। आंसर मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो डिस्कस करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। उसका डायरेक्ट मीनिंग होता है और कोशिश करिए कि उसको रिलेट करिए किसी चीज़ से, ताकि आपको वो मीनिंग याद रहे। तो स्पिल द मीन्स इज टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली। आप चाहते नहीं थे लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन जो है अनइंटेंशनली रिवील कर दी। इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली आपने रिवील कर दी, उसी को बोलते हैं। टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ, नो, दिस इज द आंसर, ये आंसर है, करेक्ट आंसर ये वाला है। टू स्प्रेड रूमर्स टू अनइंटेंशनली हार्म समवन, टू स्पेंड अवे हार्ड अर्नड सेविंग्स। तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया इसलिए क्योंकि इसके जो आंसर्स होते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन मैंने एक ईडियम एंड फ्रेज वाला आपको क्वेश्चन दिया है, कॉक एंड बुल स्टोरी। ये भी कई बार पेपर्स में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कॉमन ईडियम है। कॉक एंड बुल स्टोरी होता क्या है? ओके, आपके पास ऑप्शंस है। एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज, अ स्टोरी विच साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट इज ट्रू, a story with a predictable ending, a very boring narrative. So एक ऐसी स्टोरी जो एक आप स्टोरी नरेट करें जो कि बहुत बोरिंग है, एक स्टोरी है जिसकी बहुत प्रिडिक्टेबल एंडिंग है जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, एक ऐसी स्टोरी जो लग रहा है कि ये अनबिलीवेबल है, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं बट इट इज़ ट्रू, और एक ऐसी इम्पॉसिबल स्टोरी जिसको आप एक्सक्यूज़ की तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो कॉक एंड बुल स्टोरी में लेट्स
फर्स्ट डिस्कस कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। इम्पॉसिबल का मतलब है हाईली इमेजिनेटिव बट अनलाइकली, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, हाईली इमेजिन कर पा रहे हैं आप, बट दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, ऐसा होने नहीं वाला है। कॉक एंड बुल स्टोरी बेसिकली हिंदी में बोलते हैं इसको मनगढ़ंत कहानी बनाना। सो कॉक, यू आर टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब आपने किसी पर्सन को इतना ज़्यादा इमेजिन करवा दिया कि ये ट्रू है, ये सच्ची स्टोरी है, नरेशन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा है, बट दैट वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। तो जो सही आंसर आ रहा है इसका, दैट इज दिस वन, एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ऑलराइट, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। रिप्लेस एंड करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट। ये एक अंडरलाइन पार्ट है जिसको आपको करेक्ट करना है। हैव यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में अगर ग्रामर का क्वेश्चन आता है तो कई बार पूछा जा चुका है। ये वाला जो पार्ट है विच इज इफ हैड और वुड हैव वाला पार्ट, ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये वाली जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी, पहले मैं ग्रामर एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं वापस क्वेश्चन पे आऊँगी। ये जो सिचुएशन है ये ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। अगर तुम टाइम पे पहुँचते तो हम मैच जीत जाते, अगर तुम टाइम पे पहुँचते तो हम बस मिस ना करते, अगर तुमने सही टाइम पे सही एक्शन लिया होता तो आज सिचुएशन कोई और होती, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको बनाया जाता है इफ, हैड और वुड हैव। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ओके, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो बस उसी का खेल है। देखते हैं, इफ के बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। इफ सब्जेक्ट हैड, हैड के बाद वर्ब का जो फॉर्म आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। परफेक्ट टेंस होता है, थर्ड फॉर्म आता है। लास्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गई एक सिचुएशन, अगर ऐसा होता वाली। दूसरी सिचुएशन जो है उसमें फिर से सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में अगर सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, 2 क्लॉज हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है वो प्रिंसिपल है, दूसरा वाला पार्ट मेन क्लॉज है, एक सेकेंडरी वाला है, तो ये सेकेंड वाला क्लॉज हो गया, इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, तो ये सेकेंड सब्जेक्ट हो गया। वुड हैव लगाया, हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आपको पता है, और साथ में आपने लगा दिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। सो ये एक फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये सेकेंड क्लॉज हो गया। सो अगर ऐसा होता दिस वन, तो ऐसा हो जाता ये वाला। बीच में कॉमा लगा हुआ है इसलिए आपको देन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, इफ यू had helped me, I would have bought a car. Buy का थर्ड फॉर्म bought, help का थर्ड फॉर्म helped। यही सेम सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। देखिए कैसे, ये बिल्कुल सेम सेंटेंस जो है वो आप इसमें स्टार्ट करिए had से, ठीक है। हैड को इधर ले आइए, सब्जेक्ट को इधर ले आइए, इफ को गायब कर दीजिए। सो हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद सेम, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या फ़र्क पड़ा है, हैड इधर आ गया है, सब्जेक्ट इधर आ गया है और इफ। ये सेम सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। हैव यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट द मैच। तो स्टेटमेंट पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम टाइम पे ना पहुँचे होते, टाइम रहते ना पहुँचे होते, तो हम मैच हार जाते। सो वुड हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉस्ट भी लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि, और इसी के साथ ये बता दूं आपको कि ये जो थर्ड फॉर्म है ये LOSC का थर्ड फॉर्म है, LOOSC का थर्ड फॉर्म नहीं है। LOSC, LOST, LOST, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। सो हैड
अब किससे हमें स्टार्ट करना है? हैड से स्टार्ट करना है. सो लेट्स चेक दी ऑप्शंस जिसमें आपको हैड मिल रहा है. हैड यू नॉट रीच. अब रीच जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म नहीं होता है. इफ यू हैव नॉट रीच्ड, नो. हैड यू नॉट रीच्ड, तो हैड भी मिल गया, यू हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस बन रहा है इसलिए, और रीच्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है. दिस कैन बी एन ऑप्शन. इफ यू वुड नॉट हैव रीच्ड, इफ के बाद तुरंत कभी भी वुड नहीं आता है. ओके, सो इफ के बाद क्या आता है? हैड आता है. बट इफ के बाद वुड नहीं आता है, वुड हैव नहीं आएगा. वुड हैव कब आएगा? जब हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे होंगे तब आएगा. सो सही आंसर क्या हो गया? हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट द मैच. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो इसमें आपको ए, बी, सी और डी 4 दिए जा रहे हैं. स्टेटमेंट को डिवाइड कर दिया गया है और इसमें से आपको चूज करना है कि किस पार्ट में एरर है. वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग. अब देखिए, इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, इसको तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है. वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर, बस ए और बी में से ही एरर है, अदरवाइज ये नो एरर हो सकता है. ठीक है, वापस चलते हैं. अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ईदर वाला, जिसमें मैंने आपसे कहा था वन ऑफ द वाला भी ध्यान रखिएगा. जैसे ईदर ऑफ दीज आ रहा है, ईदर ऑफ के बाद प्लूरल आपको मिल रहा है और प्लूरल नाउन भी मिल रहा है. उसी तरीके से वन ऑफ द के बाद भी प्लूरल आता है, चाहे वो नाउन हो चाहे कोई और हो. सो वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? वन ऑफ द, वन ऑफ देम, वन ऑफ द मैन नहीं आएगा, वन ऑफ द मेन, राइट. वन ऑफ द, उसके बाद स्टूडेंट्स, इस तरीके से. तो आप जो चूज करते हैं वो आप प्लूरल चूज करते हैं. बट इसका मीनिंग क्या है? ये पूरा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स में से कोई एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया क्योंकि ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. मेन का ग्रुप, खूब सारे मेन, और उनमें से कोई एक. जब कोई एक है तो जो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो भी तो एक के लिए ही लगना चाहिए, जैसे हमने ईदर वाले केस में किया था, बिल्कुल वैसे ही. सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक्स में तो एस लगा हुआ है, प्लूरल है, करेक्ट है. ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर, यहीं पे एरर है. सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग. एरर आएगा इस पर्टिकुलर पार्ट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. चूज सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड. आपको सिनोनिम चूज करना है जो वर्ड दिया है उसका. वर्ड है लीथल, बहुत बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होता है, बट लोगों को पता है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शायद एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए भी पीपल आर अवेयर कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें यही वर्ड यूज़ करना है. सो लीथल का मीनिंग क्या होता है? हार्मलेस होता है, हेल्दी होता है, फेटल होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? जिनको पता है वो करेक्ट आंसर फटाफट से बता देंगे, बिकॉज इस वर्ड के बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं होते हैं. लीथल का मतलब होता है डेंजरस, डेडली, फेटल. जिस चीज़ से डेथ कॉज हो सके वो. सो कोई भी ऐसी चीज़ जो रिजल्ट कर सकती है डेथ में, उसको बोला जाता है फेटल, डेडली या फिर लीथल. सो लीथल वेपन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जो वेपन्स, हथियार ऐसे होते हैं जो घातक होते हैं, जो बहुत ही लीथल होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है. कोई इंजेक्शन हो, कोई ड्रग्स हो ऐसे जो बहुत लीथल हो, जो डेथ कॉज कर सकें, उसके लिए भी लीथल यूज़ किया जाता है. सो यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. आपको आंसर भी मिल ही गया है, विच इज़ फेटल. फेटल इज़ द राइट आंसर. सो आज जो हमने दिस इज़ इट. इतने ही क्वेश्चंस हम आज के लिए डिस्कस कर रहे हैं. एंड आज जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, आई हैव ट्राइड कि मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चंस का एक वो दे सकूं, सो दैट आप जब अपना प्रेपरेशन कर रहे हैं एंड यू लिसन टू दिस वीडियो और यू नो वॉच दिस वीडियो, यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और उसी तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.